हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। तो दोस्तों, आज जिस पेपर की बात करेंगे उसका पेपर का नाम है बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो लॉ से रिलेटेड आपका इस पेपर में पूरा करिकुलम रहता है। और ये बीकॉम फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इस पेपर को इंक्लूड किया गया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी देखते हैं, कंसेप्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो जो नंबर दिख रहा है आपको 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। किसी भी तरह का अगर डाउट हो रिगार्डिंग द नोट्स पीडीएफ, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया था। वो आया था 1872। कब आया था दोस्तों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था कब आया। 1872, 1 सितंबर 1872 में आया था, है ना। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर 1 सितंबर 1872। इस पेपर को मैं बोर्ड पर नहीं ले रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है, टेक्निकल इशू आ रहा है उस हिसाब से। तो प्रॉपर अपने पास पीडीएफ बना हुआ है, उससे अपन अच्छे से समझेंगे, है ना दोस्तों। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872, 1 सितंबर 1872 वो ये हुआ था अप्लाई, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ कौन करता था, कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, सब 12th पास आउट हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो पहले इन दोनों को, ये दोनों इसी के अंदर इंक्लूड थे। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। बट अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग, मतलब इनका अलग पोर्शन बना दिया गया है। उसी तरह से आपको पता होगा कि जो आपके यूनिट नंबर 2nd 3rd है वो सेल्स गुड्स की है, फिर पार्टनरशिप की, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। किसका मतलब? कॉन्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट कह सकते हैं कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि एक्सप्लेन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किसी बीच में होगा, किसी दो पार्टी के बीच में। किसने, जैसे कि किसने, एक ने ऑफ़र किया होगा कि सर क्या आप मेरे से ये पेन ले रहे हो, तो सामने वाले ने यस किया होगा, यस मेरे को ये पेन चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो सेलर ने क्या किया, अपना पेन बेचने के लिए बोला, और जो बायर था, बायर को भी पेन चाहिए था। तो क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बना, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है ना, इन जनरली पता होना चाहिए आपको। तो इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। उनके बीच में एक कानून से वो कनेक्ट हो गए, ऐसे समझ सकते हो आप। अब आपने यहाँ पर बात की कि इट इज़ एन एग्रीमेंट। अब बात करते हैं सर एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस एंड इट इज एंड इट इट कंसिस्ट कंसिडरेशन इट बिकम एग्रीमेंट। जब अपन ऑफर करते हैं और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बनता है प्रॉमिस। ध्यान रखना, जब जब ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र क्या था, सर क्या आप मेरा पेन लोगे, तो ये ऑफ़र था। सामने वाले ने यस किया तो उसमें एक्सेप्टेंस मिली। तो जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। तो जब प्रॉमिस बनती है, अगर उसके अंदर कंसिडरेशन यानी कि कुछ भी चीज़ मतलब रिटर्न में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पेन दूंगा तो आप मुझको उसके बदले क्या दोगे? पैसा दोगे, मनी दोगे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया, इट बिकम एग्रीमेंट। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट किस किस टर्म से मिलकर बनता है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो ध्यान रखना, मेन चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मेन चीज़ चाहिए, वो होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी मतलब लॉ से मतलब कह सकते हैं कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा, है ना। फिर एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है? ऑफर, फिर एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेंस बनेगी, यानी कि प्रॉमिस हो गया, मतलब ऑफर क्या होगा, एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस मतलब एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस में अगर कंसिडरेशन ऐड कर देंगे, यानी कुछ भी चीज़ रिटर्न में अगर आप उसको दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा टफ है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें अच्छे से समझना आप। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? देयर मस्ट बी 2 पर्सन। एग्रीमेंट हमेशा 2 पर्सन ही करेगा ना, क्या सिंगल पर्सन एग्रीमेंट थोड़ी कर सकता है, सामने कोई होना तो चाहिए। एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी, ठीक है। ऑफरर हु मेक द ऑफर, यानी जो ऑफर दे रखता है। जैसे मैंने आपके सामने ऑफर रखा कि सर क्या आप मेरा पेन लोगे, तो ये मेरा क्या ऑफर। ऑफरी जो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। टू होम ऑफर इज मेड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिर आता है वर्डेबल क्या होता है, कंसर्न क्या होता है, ये कुछ कंसेप्ट हैं, है ना। इनको आप अच्छे से एक बार रीड आउट कर सकते हो।
देन आफ्टर बात करते हैं, मैं आपको और अच्छे समझता हूँ। देखो यहाँ पर और अच्छे समझा रखा है आपको। लॉ का मतलब होता है इन जनरली क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन जनरली बात है ना, लॉ का क्या मतलब होता है, कानून का मतलब क्या होता है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स यानी कि गवर्न बाय गवर्नमेंट, और रेगुलेशन हाउ टू फॉलो रूल्स। रूल्स का मतलब, रूल्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, जो अप्लाई कौन करता है, गवर्नमेंट। और रेगुलेशन यानी कि कैसे उसको फॉलो करना, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872, 1 सितंबर 1872। ये चीज़ याद रखनी है। ऑफर या फिर प्रपोजल बोलो, एक ही बात होती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनती है, प्रॉमिस बनता है। क्या बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर देंगे, यानी कुछ पैसा या फिर कुछ भी चीज़, एनीथिंग अगर अपन ऐड कर देंगे तो बनेगा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन के क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया जाएगा और उसको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नीचे और अच्छा समझा रखा है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आए तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो इस वे में, है ना। फिर ये मैंने और अच्छे समझा रखा है। फिर बात करते हैं सर प्रपोजल और ऑफर किसको बोलते हैं वो समझा रखा है इसमें। कुछ सेक्शन है जो आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्टेन फ्रॉम doing anything with the view of to obtain the absence of the other to such act or abstain to his मेक प्रपोजल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डीप में दे रखा है, आपको इतना डीप में जाना है, इन जनरली पढ़ना है आपको, ठीक है। सेमेस्टर है आपका, बिकॉज ये क्या कि जो लॉ वाला पेपर ये प्रोफेशन के लिए रहता है, वो सबसे डेफिनेशन बना रखी है, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑफर क्या होता है इन जनरल पढ़ लेना, सेक्शन कौन सा होता है 2A होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिस क्या होती है ये देख लेना अच्छे से इसी नोट से अपने। कंसिडरेशन अच्छे से समझा रखा है, एक बार देख लेना कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। इन रिटर्न में अपन क्या देते हैं, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और डज फॉर एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और टू डू ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एज एक्ट और abstain फ्रॉम प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द पर्पस। यानी कुछ करते हैं तो उसके बदले अपने कुछ देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स कंसिडरेशन इज नॉन एज द सेटिस्फिकेशन ऑफ द बोथ द पार्टी। इट मे बी मॉनेटरी टर्म्स एंड इट इन काइंड। इट ऑलवेज डिसाइड बाय द प्रोमिसर। ये आप सेकंड वाली डिफिनेशन है, ये आपके लिए अच्छी है, जो अपने खुद की लैंग्वेज से बना रखी है, ये वाली पढ़ लेना, ठीक है, ये वाली। इन अदर वर्ड्स कंसिडरेशन इज नॉन एज द सेटिस्फिकेशन, यानी सेटिस्फाइड होना चाहिए दोनों पार्टी। इट में भी इन द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पैसा के फॉर्म में भी हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी, और एनी काइंड, यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती है। किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए। एग्रीमेंट क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों यहाँ से। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है ये भी देख लेना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, ये अच्छे से देख कर जाना, है ना। फ्री कंसेंट क्या होती है वो देख कर जाना, ठीक है। यानी कि कोई भी मतलब कह सकते हैं कि किसी प्रेशर में आके आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होना होता है ना। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जो इलीगल चीज़ें आप कंसिडरेशन में पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये गुजरात में लिखकर बैन है, आप अपना किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो गए, लेकिन आपने बोला कि मैं कंसिडरेशन यानी कि कोई पैसे नहीं दे के मैं आपको वाइन दे रहा हूँ, मैं बियर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इलीगल हो गया। क्यों इलीगल इसलिए हुआ, क्योंकि वहाँ गुजरात में जो लिकर है, जो दारू है, वो क्या है, बैन है। इसलिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना। इलीगल नहीं करना है आपको, जो भी करना है वो, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज एंटर होगी वो 18 अबव होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आती है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ये सारी चीज़ें नहीं रीड कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा वाइड है, वाइड टर्म है ना। मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपके हिसाब से आप पढ़ लेना है। फिर टाइप्स ऑफ ऑफर, ये अच्छे से देख कर जाना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑफर कितने टाइप का होता है ये सब। फिर कंसिडरेशन, ये वापस अच्छे से इसको बता रखा है, ये देख लेना। फिर लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, कौन कौन से ऐसे लीगल रूल्स हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा, यानी कि
लॉ के द्वारा बनाए गए हैं ना, कौन से लीगल रूल्स है, वो सारी पार्टीज़ कौन सी होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा बहुत देख लेना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बट तो भी देख लेना है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं आपको फिर मिस्टेक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिस्टेक कितने टाइप में होती है, तो ध्यान रखना मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो टाइप की होती है। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री होती है, फिर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होती है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी दो होती है, बायलैटरल मिस्टेक या यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल वापस टू टाइप में डिवाइड है, मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर या फिर मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है, ये कुछ अलग अलग टाइप का है ना।